एक लड़की जिसकी उम्र महज 18 साल होती है, जो 12वीं क्लास की छात्रा होती है, हर दिन वो स्कूल को जाया करती। 2 फरवरी को भी वो घर से स्कूल के लिए निकलती है, लेकिन वापस घर ही नहीं आती। दोस्तों, यहाँ पर उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर इधर उधर उसकी छानबीन करते हैं, लेकिन 3 फरवरी की सुबह तक भी वो लड़की वापस नहीं आती। फिर यहाँ पर पिता और 2 बेटे नज़दीकी थाने में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर अपनी बेटी, अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस भी छानबीन में लग जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। कुछ दिनों के बाद कुत्ते एक हाथ को नदी के किनारे खा रहे होते हैं। जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और भी वहाँ पर शरीर के पार्ट्सों को इकट्ठा किया जाता है, तो वहाँ पर एक लड़की का शरीर बन जाता है। दोस्तों, जब उस लड़की की शनाख्त होती है तो वो लड़की कोई और नहीं, यही लड़की होती है जिसकी घर वाले यहाँ पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। जब यहाँ पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि इस लड़की को मारने वाला कोई और नहीं, उसका पिता है, उसका भाई है। जो लोग यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए थे कि हमारी बहन, हमारी बेटी गायब हो चुकी है, घर से वो कहीं चली गई है, वही लोग यहाँ पर खुद इस लड़की को मारकर नदी में फेंक कर जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ था, क्या बड़ी वजह रही होगी? अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके फॉलो कर लें, जिससे कि सबसे पहले अपडेट आपके पास नई वीडियो की आ सके। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, झारखंड के कोडरमा जिले के मरकोचा थाने क्षेत्र की यह हकीकत की घटना है। 3 फरवरी 2025 को मदन पांडे अपने बड़े बेटे नीतीश पांडे और छोटे बेटे के साथ नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर जो इंस्पेक्टर होते हैं, जो SHO साहब होते हैं, उनसे कहने लगते हैं कि हमारी एक बेटी है जिसका नाम निभा पांडे, उम्र जिसकी 18 से 19 साल है। 2 फरवरी को वो घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस आई ही नहीं है। हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए। हम 2 फरवरी को पूरे दिन भर उसकी तलाश में रहते हैं, रात भर ढूंढते हैं, लेकिन जब हमें कहीं से भी कोई खुलासा नहीं मिलता तो हम आपके पास मदद मांगने के लिए आए हैं। कृपया करके हमारी मदद कर दीजिए, हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए। दोस्तों, उसके बाद पुलिस यहाँ पर उस लड़की के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है, तो उससे पता चलता है कि गांव का ही जो पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है, उसकी बातचीत इस लड़की के साथ में होती है। दोस्तों, उसके बाद जब उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तो लड़का कहता है कि हाँ, मैं उस लड़की से प्यार करता था, मैं 1 तारीख को भी उससे बात कर चुका हूँ, 2 तारीख को भी मैंने उससे बातचीत की, लेकिन 2 तारीख को उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हो पा रही। दोस्तों, जब यहाँ पर लड़के से पूरी डिटेल के साथ पूछा जाता है तो लड़के के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब यहाँ पर पुलिस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, ना ही घर वाले यहाँ पर पुलिस के ऊपर कोई दबाव देते, और 13 फरवरी आ जाती है। 13 फरवरी को एक नदी पड़ती है, पंचबोर नदी, उसके किनारे कुछ कुत्ते एक हाथ को वहाँ पर खींच कर ले जा रहे होते हैं। लोग बाग जब देखते हैं कि ये तो मानव शरीर है, दोस्तों, वहाँ पर तुरंत ही पुलिस को खबर की जाती है। नज़दीकी पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और जब उस हाथ को अपने कब्जे में लेती है, उसके बाद और सारे वहाँ पर शरीर के पार्ट्स मिलते हैं। सभी पार्ट्सों को इकट्ठा किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो वहाँ पर एक लड़की का शरीर बन जाता है। लेकिन वो शरीर अब बहुत ज़्यादा फूल चुका होता है, वहाँ पर पहचान करनी इतनी संभव नहीं होती। फिर यहाँ पर आसपास के थानों में खबर दी जाती है कि किसी लड़की की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई है क्या, तो यहाँ पर पता चलता है कि जो मरकोचा थाना है उसमें एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। मदन पांडे को फिर यहाँ पर शनाख्त के लिए बुलाया जाता है। मदन पांडे जब इस लड़की की डेड बॉडी को देखता है, इसके कपड़ों को देखता है, तो यहाँ पर मना कर देता है कि ये हमारी बेटी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मदन पांडे की पत्नी को बुलाया जाता है और जब पत्नी इस डेड बॉडी को देखती है तो यहाँ पर दहाड़े मारकर रोने लगती है, कहने लगती है कि ये तो हमारी बेटी निभा पांडे है। दोस्तों, अब माँ की ऐसी बातों को सुनकर पुलिस वाले भी एकदम शक करने लगते हैं कि यहाँ पर जो पिता है वो मना कर रहा है और यहाँ पर इस लड़की की जो माँ है वो कह रही है कि ये हमारी बेटी है। ताल में कुछ ना कुछ काला है। दोस्तों, यहाँ पर घर वालों से बातचीत की जाती है, आसपास के लोगों से बातचीत की जाती है, तो ज़्यादातर लोगों का तो यही कहना है कि मदन पांडे की जो लड़की है वो
पड़ोस के ही रहने वाले एक लड़के के साथ प्यार प्रसंग में थी, इसीलिए घर वालों ने उसको मार दिया। लेकिन सबूत के अभाव में पुलिस भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद जो यहाँ पर नीतीश पांडे होता है, जो मदन पांडे का बेटा होता है, उसे पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके अपनी सख्ती के साथ उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर नीतीश पांडे टूटने का नाम नहीं लेता। जब पुलिस यहाँ पर नीतीश पांडे से कहती है कि तुम्हारे पिता मदन पांडे ने सारा जुर्म कबूल कर लिया है, तुमने ही अपनी बहन को, अपनी बेटी को मारा है, तो यहाँ पर नीतीश पांडे भी टूट जाता है। टूटकर एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, नीतीश पांडे बताता है कि हमारी बहन के अवैध संबंध पड़ोस के ही रहने वाले एक लड़के के साथ होते हैं। 2 फरवरी का वाकया होता है, जब हमारी माँ तो किसी काम से बाहर गई हुई होती है। घर में मैं, मेरे पापा और मेरा छोटा भाई होता है। हम लोग भी काम पर चले जाते हैं और जब वापस आकर देखते हैं तो जो हमारे घर में हमारी बहन होती है, घर में से ही एक लड़का जो पड़ोसी होता है वो निकल कर जाता हुआ दिखाई देता है। नीतीश पांडे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस सब के बारे में वो अपने पिता को बताता है, अपने भाई को बताता है। घर पर निभा पांडे अकेली होती है और निभा पांडे के साथ ये मार पिटाई करने लगते हैं। निभा पांडे यहाँ पर मदन पांडे की तरफ बहुत ही कैडी निगाहों से देखने लगती है, तो यहाँ पर नीतीश पांडे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके गले को दबाने लगता है। तब तक दबा कर रखता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। उसे वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिर घर के अंदर एक टैंक होता है, उस टैंक में इसे दबा दिया जाता है। दोस्तों, 10 दिनों तक ये मामला चलता रहता है और 3 फरवरी को ही ये पहले पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। 10 दिनों के बाद जो बॉडी होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगती है और इस बदबू से छुटकारा पाने के लिए जो यहाँ पर इस लड़की की माँ होती है उसे तो बाहर दूसरे गांव में भेज दिया जाता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर इस डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं, इसके टुकड़े करते हैं, जो आरी होती है उससे टुकड़े किए जाते हैं और उसके बाद अलग अलग बोरों में भरकर इसे नदी के किनारे जाकर फेंक दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस को जब ये पूरा मामला पता चलता है तो पुलिस भी यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाती है, आखिरकार पिता भाइयों ने ऐसा काम क्यों किया। अगर उनकी बेटी कुछ गलत भी कर रही थी तो उसे रिश्तेदारी में भी भेजा जा सकता था, उसे मारपीट कर भी समझाया जा सकता था, लेकिन जान से मारने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर इन तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें पिता है और दोनों बेटे हैं और जो यहाँ पर इस लड़की की माँ है उसका रो रो कर बुरा हाल है। माँ यहाँ पर यही कह रही है कि मेरे बेटे और मेरे पिता ने बहुत ही गलत काम किया है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो पिता और बेटों ने कदम उठाए, क्या वो उचित थे? अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने ये सब किया, उनके बयान में ही ये सब यहाँ पर दिखाई देता है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन यहाँ पर इस घटना से ये हमें सीख ज़रूर मिलती है। क्राइम चाहे कोई भी करे, कितने भी शातिर तरीके से करे, क्राइम का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सुराग ज़रूर रह जाता है और उसका खुलासा ज़रूर होता है। दोस्तों, यहाँ पर भी इन लोगों ने एक सुराग छोड़ा कि उस डेड बॉडी को वो जाकर नदी में फेंकाए। वहाँ से कुत्तों ने उस डेड बॉडी को, जो बालू होती है, मिट्टी होती है, उसमें से निकाल लिया, जिसकी वजह से वहाँ पर ये पूरा सारा खुलासा हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, लेकिन अपने आप को ज़रूर ऐसे क्राइमों से दूर रखिए। नमस्कार, जय हिंद,